नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो का विषय है हमारी जन्म कुंडली का दसम स्थान। दसम स्थान को कर्म स्थान कहते हैं। कर्म शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रिया, कार्य, भाग्य, व्यापार। जिस कर्म के द्वारा, जिस प्रयास के द्वारा व्यक्ति का किसी भाग्य या नौकरी में अर्थोपार्जन हो, भाग्योदय हो, उसे कर्म कहते हैं और उसके भाव को दशम भाव से देखते हैं। तो मनुष्य अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में जब कभी भी उतरता है, कुछ व्यक्ति पहले उतर जाते हैं, कुछ व्यक्ति 20 साल के होने से पहले ही काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ व्यक्ति 30 साल के बाद ही शुरू करते हैं। उसके पहले उसकी तैयारी ही जारी रहती है। तो इन सभी बातों का पता भी दशम भाव से चलता है। अर्थात जातक को कब, है ना, किस कर्म से, किस क्रिया के द्वारा, किस व्यापार के द्वारा, किस उद्योग या नौकरी के द्वारा सफलता प्राप्त होगी, इस सब का विचार भी इसी दशम भाव से ही किया जाता है। अब दूसरी बात देखने की यह है कि किस स्थान से दशम भाव लेना होगा। तो जातक शिरोमणि नामक ज्योतिष के ग्रंथ में लिखा है, विलग्नम शरीरम मनः शीतरश्मिर विवस्वानथात्मा त्रयाणात्मथैक्य। अर्थात लग्न से जातक का शरीर, चंद्रमा से मन और सूर्य से आत्मा प्रतिभातित होता है। लग्न स्थान को मूर्ति स्थान भी कहा है। अर्थात लग्न स्थान से दशम भाव मनुष्य के शारीरिक परिश्रम द्वारा कार्य संपन्नता बोध कराता है। चंद्रमा से दशम स्थान द्वारा मनुष्य की मानसिक वृत्ति के अनुसार कार्य संपन्नता का बोध होता है। लग्न से दशम स्थान में जो ग्रह बैठे हैं, उनसे ये पता चलता है कि मनुष्य की नौकरी, आजीविका, व्यापार शारीरिक परिश्रम के द्वारा होगा। लेकिन चंद्रमा जहाँ पर भी बैठा है, उससे दशम भाव में, मान लीजिए कि चंद्रमा यहीं पर बैठा है, तो इससे दशम भाव सप्तम भाव पड़ेगा और चंद्रमा से दशम भाव यहाँ 7वें घर में, ये पता चलेगा कि मनुष्य अपनी मानसिक वृत्ति के अनुसार कार्य संपन्न करता है, यानी कि दिमागी परिश्रम, मानसिक परिश्रम करता है। सूर्य से आत्मा की प्रबलता का ज्ञान होता है। मान लीजिए किसी का सूर्य 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो 11वें भाव से 10वां भाव कहाँ पर पड़ेगा? इसे हम 1 मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो अष्टम भाव है, ये सूर्य से दशम पड़ रहा है। इसका मतलब है कि सूर्य से दशम स्थान आत्म प्रबलता द्वारा कार्योन्नति का बोध कराता है। अर्थात जातक जो उसके पास नहीं है, वो अपनी आत्मा की शक्ति से अट्रैक्ट करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा या विल पावर की फोर्स के द्वारा या ताकत के द्वारा अघटित को घटित कराता है, असंभव को संभव करवाता है। तो अब इस चीज को थोड़ा सा और ध्यान से समझ लीजिए आप। इतने सारे योग कुंडली में बनते हैं, जिसके कारण कि ज्योतिषाचार्यों ने ऐसा माना है कि लग्न के कारण भी योग बन गए, चंद्रमा के कारण भी योग बन गए और सूर्य के कारण भी योग बन गए। तो लग्न और चंद्रमा में से जो बली हो, उससे दशम भाव द्वारा कर्म और मनुष्य की वृत्ति का विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए गर्गाचार्य ने भी कुछ कहा, वराह मिहिर आदि ज्योतिषाचार्यों ने भी कुछ और कहा। तो सबसे पहले हम गर्गाचार्य के मत को देखेंगे। गर्गाचार्य का मत है कि केवल कर्म स्थानस्थ ग्रह ही, है ना, पूरी कुंडली में केवल दशम स्थान में मौजूद ग्रह ही सफलता देता है। उन्होंने यह भी कह डाला है कि यदि दशम स्थान में कोई ग्रह न रहे अथवा उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि भी न रहे, तो जातक अभाग्यता के भंवर में पड़ जाता है। तो अब आप विचलित न होएं, मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म इंडियन एस्ट्रोलॉजर
टीम के साथ हम आपको यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि हो सकता है कि लग्न से दशम में आपका कोई भी ग्रह न हो, तो आप चिंता मत कीजिएगा। आप चंद्रमा से दशम स्थान को देखिएगा। चंद्रमा से दशम स्थान में कोई न कोई ग्रह होगा, और अगर चंद्रमा से दशम स्थान में भी कोई ग्रह न है तो भी आप विचलित न हो सकता है वहां पर भी कोई ग्रह न हो। आप सूर्य से दसवें भाव को देखिएगा, हो सकता है वहां पर भी कोई ग्रह न हो, तो भी आप विचलित न होइएगा। इंडियन एस्ट्रोलॉजर टीम आपको आश्वस्त करती है कि अगर लग्न से दशम स्थान में कोई भी ग्रह न हो लेकिन उस पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वो दुर्भाग्य कट जाता है, अभाग्यता समाप्त हो जाती है। सिर्फ किसी भी ग्रह का न होना और किसी भी ग्रह की दृष्टि न होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र का यह एक गूढ़ रहस्य है कि यदि लग्न से दशम स्थान में कोई भी ग्रह रहे तो जातक अपने कुल में अवश्य ही उन्नतिशील होता है। ये अलग बात है कि मित्रग्रही ग्रह होंगे तो शुरू से ही उन्नतिशील होगा, उच्च के ग्रह होंगे तो न सिर्फ उन्नतिशील होगा बल्कि अत्यंत उन्नतिशील होगा, और उसके चारों तरफ उसके फादर या उसके पेरेंट्स, उसके मित्र, उसके भाई सब इसका सपोर्ट करने वाले होंगे। और अगर नीच का होगा तो सपोर्ट कम मिलेगा, या जो भी सपोर्ट मिलेगा उसका उपयोग वह तुरंत नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में, लेकिन देर सबेर करेगा जरूर, देर सबेर उठेगा जरूर और अंत में जरूर उठ जाएगा। सारांश समरी यही है कि अगर लग्न से दशम स्थान में कोई भी ग्रह रहे, उच्च का, नीच का, स्वक्षेत्री, शत्रु क्षेत्री, तो जातक अपने कुल का बुझा हुआ दीपक नहीं होता है, सोया हुआ बच्चा नहीं होता है, जगा हुआ बच्चा होता है, जगा हुआ पुत्र होता है, जगा हुआ वंशज होता है, अपने कुल में अवश्य ही उन्नतिशील होता है। हाँ, यह अवश्य है कि उन्नति का प्रमाण ग्रह की अवस्था पर भी निर्भर करता है। अब कोई ग्रह 28 डिग्री का है तो वृद्ध हो गया, कोई ग्रह 2 डिग्री का है तो बाल हो गया, तो वो एकाएक उसे वैसी उन्नति न देंगे। हाँ, लेकिन अगर दशम भाव में कोई ग्रह उच्च का हो तो जातक अचानक आज सामान्य है और अचानक कल एकाएक ऐसी उन्नति करता है कि दूसरे लोगों को तो छोड़िए, जातक को भी प्रायः स्वप्न में भी वैसी आशा न हुई होगी। यदि कोई दशमस्थ नीच ग्रह होता है तो भी वैसा जातक भी अपने कुल की अवस्था से कुछ विशेष उन्नति अवश्य करता है। मैं फिर दोहरा दूं, दशम भाव में कोई भी ग्रह हो, चाहे नीच का ही क्यों न हो, तो भी वैसा जातक अपने कुल की अवस्था से कुछ विशेष उन्नति अवश्य करता है। जितना उसके पिता, दादा, परदादा जहाँ तक घर को ले गए थे, जहाँ तक कमाई को ले गए थे, जहाँ तक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ले गए थे, उससे थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ऊंचा जरूर करता है, लेकिन उसकी जो उन्नति होती है ना, वो डावाडोल होती है ना। कभी अच्छा कमाने लगता है, कभी कमाई कम हो जाती है, कभी कमाई रुक जाती है, कभी कमाई बदलनी पड़ती है, नौकरी बदलनी पड़ती है। यदि दशमस्थ ग्रहों में से कोई उच्च का या कोई नीच भी हो तो वैसे जातक के जीवन में विचित्रता यह होती है कि उन्नति होने पर भी कभी कभी मान हानि, द्रव्य हानि इत्यादि हो ही जाती है। जैसे मान लीजिए कि दशम भाव में मेष राशि पड़ी है, मेष राशि में शनि क्या होता है, नीच का होता है, यह है मेष राशि। यही मेष राशि अगर यहाँ पड़ जाए तो मेष में शनि नीच का होता है लेकिन सूर्य उच्च का होता है। इसी तरह तुला राशि में शनि उल्टा उच्च का हो जाता है लेकिन सूर्य यहाँ नीच का हो जाता है। अगर मेष राशि यहाँ पड़ी है और शनि और सूर्य दोनों पड़े तो इनमें से एक ग्रह उच्च का हो गया, सूर्य, और शनि नीच का हो गया। तो ऐसे जातक उन्नति बहुत करते हैं लेकिन नीच ग्रह के कारण कभी कभी मान हानि हो जाती है ना, सम्मान, कभी कभी द्रव्य हानि, पैसे की हानि भी हो ही जाती है। इसी तरह की चीजें होती हैं। उदाहरण के लिए किसी की कुंडली में लग्न से दशम में उच्च का मंगल है ना, और चंद्रमा से दशम में उच्च का बृहस्पति भी है, और सूर्य से दशम में भी उच्च का मंगल ही है। तो ऐसी स्थिति में 3 ग्रह केंद्रगत हो गए, सूर्य, बृहस्पति और मंगल उच्च, और शुक्र भी उच्च ही है मान लीजिए।
तो क्या आपको कोई विश्वास दिलाने से मना कर सकता है? क्या आप इस बात पर अविश्वास करेंगे कि ऐसी कुंडली जो है साधारण व्यक्ति की होगी? और जिसकी कुंडली मैं बता रहा हूँ, यह एक बहुत बड़े किंग की थी, बहुत बड़ी रियासत का राजा था, ट्रावनकोर के किंग का। ट्रावनकोर आपने सुना होगा? चलिए कमेंट में बताइए ट्रावनकोर कहाँ है। अब देखिए, चंद्रमा और लग्न है ना, ये है लग्न, और चंद्रमा जहाँ पर भी बैठा है उससे दशम ले लीजिए। मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया दशम, ये हो गया दशम। तो लग्न और चंद्रमा इन दोनों से दशम स्थान में कोई भी ग्रह न हो तो सूर्य से दशम स्थान स्थित ग्रह से रोजगार का विचार किया जाता है। क्या करेंगे? जब लग्न से भी दशम में कोई ग्रह न होगा, चंद्रमा से भी दशम में कोई ग्रह न होगा, तो सूर्य से ही दशम में देखना पड़ेगा। और अगर सूर्य से भी दशम स्थान में कोई ग्रह न हो तो क्या करेंगे? ऐसे स्थान में दशम स्थान के स्वामी के नवांशपति से रोजगार का विचार करना होगा। तात्पर्य है कि प्रथम यह देखना होगा कि लग्न और चंद्रमा में से कौन बली है ना। यदि चंद्र लग्न बली है तो उससे दशम स्थान में कोई ग्रह न हो और लग्न स्थान से भी दशम में कोई ग्रह न हो, तो इस स्थान में अब करना क्या होगा कि सूर्य से भी दशम स्थान में कोई ग्रह है या नहीं, यह देखना होगा। और यदि सूर्य से भी दसवें स्थान में कोई ग्रह न हुआ तो ऐसी अवस्था में यह विचार करना होगा कि लग्न, चंद्र लग्न अर्थात जिस स्थान में जन्मकालीन चंद्रमा हो, और सूर्य लग्न जिस स्थान में जन्मकालीन सूर्य हो, इन तीनों में से कौन बली है। इसके बाद देखना होगा कि उस बलवान भाव से दशम भाव का स्वामी कौन है। सूर्य, चंद्रमा और लग्न में कौन बलवान है, और जो भी सबसे ज्यादा बलवान लग्न है उससे दशम भाव का स्वामी, उसके दशम भाव में जो राशि पड़ी उसका स्वामी ग्रह कौन है, और वह दशम स्थान का स्वामी नवांश कुंडली में किस राशि में बैठा है और उस राशि का कौन स्वामी है। उसी स्वामी ग्रह के अनुसार जातक का रोजगार होगा। थोड़ा सा घुमावदार हो गया, कोई बात नहीं, इस वीडियो को फिर से घुमा करके देख लीजिएगा। 1 मिनट पीछे जाइएगा, 2 मिनट पीछे जाइएगा, फिर से देख लीजिएगा। आवश्यक होने पर फिर से एक बार हम रिपीट कर देंगे। ये ज्योतिष के अनमोल सूत्र हैं जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा आगे और अच्छा से आपको समझा देना चाहते हैं। और वो बात ये है कि व्यक्ति अब तक जो काम करता चला आ रहा था उन कार्यों में से ही किसी एक कार्य में सफलता प्राप्ति की प्रबल संभावना रहती है। ऐसा कभी कभार यानी कि 100 में से 10%, 15%, 20-25% तक होता है, लेकिन ऐसा तब होता है यानी कि व्यक्ति ऐसा कोई नया कार्य कर ले जो कि उसने पहले कभी न किया हो। ऐसा तभी होता है जब सप्तम, अष्टम, नवम भाव में और दशम भाव में उन 3 प्लैनेट्स में से कोई एक प्लैनेट बैठा हो जो आउटर ऑर्बिट में है, जैसे प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस। तो इस सिचुएशन में जातक अचानक से एक नया काम सीख करके भी और उसी काम में आगे बढ़ जाता है। मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम भास्कर जी, वो बहुत बड़ा म्यूजिक का इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। उनके इंस्टीट्यूशन का नाम है माँ संगीतालय। विश्वास नहीं करेंगे आप, उन्होंने 30+ ईयर्स तक सिर्फ बिजनेस किया, दुकानें खोली, जनरल स्टोर चलाया, DTH स्टोर चलाया, एयरटेल का सिम बेचा, और इसके बाद अचानक उनको दिमाग में आया कि मैं म्यूजिक सीखूं और सिखाऊं। 30 साल के बाद उन्होंने म्यूजिक, हारमोनियम सीखना शुरू किया। आज बहुत बड़ा म्यूजिक का स्कूल चलाते हैं, बाकायदा न सिर्फ उसके डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, बल्कि वो एक टीचर भी हैं उसमें।
और बहुत बढ़िया गाते हैं। पहले बिल्कुल नहीं गा पाते थे, उनका गाना सुनकर हंसी छूट जाती थी और सभी आने वाले आगंतुकों को पकड़ पकड़ करके अपना गाना सुनाते थे। हम लोग सिर्फ फन के लिए उनका गाना सुनते थे और पीछे आकर के हंसते थे। लेकिन बाद में इतना ज़्यादा बढ़ा कि आज न तो उनके प्रोग्राम्स रुकते हैं और न ही उनका अपना प्रोग्राम रुकता है। यानी जो स्कूल है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन है म्यूजिक का, वो तो चल ही रहा है, बल्कि वो अब स्टेज पर प्रोग्राम भी करते हैं और करवाते हैं। अपने साथ आर्टिस्ट को पैचअप करते हैं, गैदर करते हैं और स्टेज पर प्रोग्राम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, गाते हैं और आर्टिस्ट को ले जाते हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब इन चारों भावों में आउटर ऑर्बिट के 3-4 प्लैनेट्स हों। कौन कौन? प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून। 11वें भाव में बैठा हुआ राहु भी कभी कभी एकाएक आपके जीवन को बदल देता है। ज़्यादा लाभ वाले क्षेत्र से कम लाभ वाले क्षेत्र में ले आएगा। साफ साफ आपको दिखेगा कि यहाँ पे कम लाभ है, लेकिन आपका वहाँ पे मन नहीं लग रहा था जहाँ पर ज़्यादा लाभ हो रहा था। लेकिन जो भी हो, ज़्यादा लाभ कम लाभ जीवन की इन परिस्थितियों से ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब गेम है आखिरकार। इट इज़ जस्ट ए गेम ऑफ लाइफ, एंजॉय इट।